हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 21 और 22 दोनों की वीडियो अपलोड हो रही हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है। गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2026 तक के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, या फिर ये कहा है कि जब तक दोबारा रिव्यू ना हो जाए तब तक के लिए ये स्कीम चलती रहेगी। अब अगले लगभग 4 से 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया है ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे टोटल बर्डन कितना आया है, 12,929.16 करोड़ रुपए, यानी लगभग 12,930 करोड़ रुपए आया है, जिसमें 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, इस पर अगले 5 वर्षों में 12,930 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम में जो नया फेज है इस स्कीम का, लगभग 1600 प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित, उनको सपोर्ट किया जाएगा इस 12,930 करोड़ रुपए से। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तो आपके रेशियो से ही पता चल रहा है। इसको क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिशन मोड में ऑपरेट किया जाएगा। एक ओवर आर्किंग स्कीम है। ओवर आर्किंग स्कीम क्या होता है, फैसिलिटीज से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कैसे हायर एजुकेशन को बेहतर किया जा सके, उससे रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। यहां देखिए रूसा का टारगेट क्या है। इस बार जो है रूसा का टारगेट है अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एरियाज पर, यानी टीयर 2 सिटीज हुई, रिमोट लोकेशन एरियाज हुए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज हुए, इन पर फोकस किया जाएगा इस बार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अक्टूबर 2013 में लॉन्च की थी। पर्पस क्या था, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करना है। स्ट्रेटेजिक मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करने से रिलेटेड फंडिंग प्रोवाइड करना। सेंट्रल फंडिंग 60-40 का रेशियो है नॉर्मल स्टेट्स के लिए, 90:10 का नॉर्थ ईस्ट या हिल एरियाज के लिए, और 100% का आपको पता ही यूटीज के लिए। हालांकि ये आउटकम डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि 60% बोल दिया तो आपको 60% मिल जाएगा। आपको पहले जो पैसा दिया गया था उसका यूज कैसे हुआ है, क्या उसका कुछ आउटकम आया, तभी आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडिंग प्रोवाइड करती है, और ये जो आपको दिया जाता है फंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन को दे दिया है। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ये डायरेक्ट करती है कि इस इंस्टीट्यूट को इतना पैसा जाना चाहिए, इस वाले को इतना जाना चाहिए, उसी हिसाब से फंड जाता है। तो 12,930 करोड़ रुपए दिए गए हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए, और 31 मार्च 2026 तक के लिए स्कीम इंप्लीमेंट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फंडिंग आप देख लीजिए, जैसे जैसे अप्रेजल किया जाएगा स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स का, वैसे वैसे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम को जो है इस तरह से बनाया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड्स यानी एम्स को पूरा करे। अभी मैंने आपको बताया था कि एडल्ट एजुकेशन जो शब्द है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको एजुकेशन फॉर ऑल से रिप्लेस कर दिया गया है, और अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आ गया। तो एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता ही है, जेंडर इंक्लूजन, इक्विटी इनिशिएटिव, आईसीटी, इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, इस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो रूसा के तहत भी इन पर ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा मॉडल डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है अपने यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस उनको फंड दिया जाता है, किसके लिए, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, वो बात अलग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं 18 फरवरी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के सीजन से ये क्या होगा, 7वें वर्ष में कंप्लीट मतलब कि प्रवेश कर जाएगी। 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा क्रॉप लॉसेस होते हैं उनके लिए फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक 36 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन जो है उनको इंश्योर्ड किया जा चुका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और टोटल इंश्योरेंस वैल्यू है 1,07,059 करोड़ रुपए। 1,07,059
7,059 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस वैल्यू है। तो 4 फरवरी 2022 तक इतना पे किया जा चुका है, 1,07,059 करोड़ रुपए पिछले 6 वर्षों में। तो वाकई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ ना कुछ काम तो कर ही रही है। 6 वर्ष हो गए हैं। 2020 में इस स्कीम को रिवैम्प किया गया। रिवैम्प इस तरह से किया गया था कि पहले कहा गया था कि जो लोग भी लोन लेते हैं, जो भी फार्मर्स केसीसी के द्वारा लोन लेते हैं, उनके लिए कंपलसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2020 में कहा गया कि अगर आपका मन चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज नहीं। ये स्कीम मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करती है और इंडिया में 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2022-23 के जो बजट स्पीच आई उसमें कहा गया कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। अब ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा यानी ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है उसको कम कर दिया जाएगा। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करने के कारण क्या होगा, ये नहीं होगा पैसे लेन देन का जो काम होता है ना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। पार्शियल वे में आपका जो है पहले होता था वो नहीं होगा, सेटलमेंट इम्पार्शियल तरीके से होगा क्योंकि ड्रोन्स मशीन है, वो इम्पार्शियलिटी नहीं कर सकते आपके साथ, ठीक है। तो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का होगा उसके लिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है टेक्नोलॉजीज़ का। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की थी, फ्लैगशिप स्कीम है। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा जो क्रॉप लॉसेस होता है, डैमेज होता है, उनके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। इवन आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस भी इसमें कवर हैं अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा होते हैं। हाँ, बस इतना है कि जैसे ही आपको लॉसेस हुए 72 आवर्स में आपको इन्फॉर्म करना होगा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के द्वारा, ठीक है। और जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड ट्रांसफर होता है। खरीफ सीजन के लिए 2% प्रीमियम जो है फार्मर्स को देना पड़ता है। रबी सीजन के लिए 1.5%, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। ये आप याद रखिएगा, के, आर और सी। तो इसके लिए आपका 2, 1.5 और 5 इस तरह से याद रखिएगा। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रीमियम सब्सिडी होता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए इक्वली यानी 50% शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए 90%। तो आप 60-40 का रेशियो मत समझिएगा, 50% जो है शेयर करता है नॉर्मल स्टेट्स के लिए प्रीमियम सब्सिडी का। वेस्ट बंगाल जैसे देश जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, क्योंकि 50% उनको देना पड़ेगा। पहले ये स्कीम जो है उन फार्मर्स के लिए कंपलसरी थी कि जिन्होंने क्रॉप लोन या फिर केसीसी से लोन ले रखा उनके लिए कंपलसरी थी, लेकिन अब नहीं है। हालांकि आप केसीसी बनवाएंगे तो वो पहले से इसका फंड काट लेते हैं, वो बात अलग है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑन एक्वा फीड्स, इस पर वेबिनार हुआ है। एक्वा फीड्स बेसिकली ये देखिए, छोटा सा आप समझ लीजिए, एक्वा फीड्स मतलब जो मछलियों को दाना खिलाते हैं उसके लिए कोई ISI मार्क स्टैंडर्ड है, BIS सर्टिफिकेशन है, उस पर लोगों को इनकरेज करने के लिए आपका वेबिनार किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आता है, उसने इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन एक्वा फीड्स इस पर वेबिनार किया है। 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हुए हैं। फिश के जो फीड हैं उनके नए स्टैंडर्ड्स के विषय में लोगों को बताया गया है, या पहले से जो करंट में इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं फिशिंग फीड पर, उसके विषय में भी इस वेबिनार में बताया गया है। तो यहाँ पर आप बस इतना, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन एक्वा फीड, BIS ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ऐसा नहीं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने ऑर्गेनाइज किया है, MPEDA ने नहीं, BIS ने आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑन एक्वा फीड को जो सेमिनार है उसको ऑर्गेनाइज किया है। बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं, इंफॉर्मेशन और BIS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम, उन सबके विषय में जो स्टैंडर्ड होते हैं आपके ISI नॉर्म्स होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म होते हैं, उन सबके विषय में बताया गया है। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। BIS आपको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आता है। जो गुड्स का क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है BIS के द्वारा ही दिया जाता है। इवन आपका जो गोल्ड होता है उस पर भी BIS का होल मार्क आप देखते होंगे, ठीक है। तो बाकी रिलायबल क्वालिटी गुड्स, मिनिमाइजिंग हेल्थ हैजार्ड्स जो कंज्यूमर के होते हैं, प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट। तो एक तरह से BIS का काम है क्वालिटी को इंश्योर करना और फ्लो बनाए रहना, क्योंकि क्वालिटी जो है अच्छी होगी तो फ्लो ऐसे ही बना रहेगा, लोग परचेस करेंगे ही चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है इंडिया अब स्टार्टअप डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेफर किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। देखते हैं भाई कैलिफोर्निया को क्या रिप्लेस कर पाएगा इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद जो बिजनेस और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आया है उसकी वजह से वर्ल्ड का प्रिफर्ड स्टार्टअप डेस्टिनेशन हो रहा है इंडिया। हाल ही में इंडिया में फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 हुआ, इंक्लूडिंग अवार्ड समिट।
उसी को एड्रेस कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है ये टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव। एड्रेस करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिया वर्ल्ड में स्टार्टअप डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेफर किया जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा, इसी तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम मिला, तो 2025 तक इंडिया $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का गोल जो है अचीव कर लेगा। क्या लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। कई सारी स्कीम हैं जो स्टार्टअप पर फोकस करती हैं और सपोर्ट करती हैं। उसकी वजह से अकेले 2021 में 10,000 स्टार्टअप जो है रजिस्टर हुए हैं और पिछले कुछ वर्षों में 50,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, जिनकी वजह से 2 लाख से अधिक जॉब्स क्रिएट हुई हैं। देखिए 2022-23 का जो बजट है ये फ्यूचरिस्टिक बजट है विद साइंटिफिक विजन एंड स्टार्टअप इंसेंटिव्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी कुछ किया है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी लॉन्च की है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम देख लेते हैं। जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2025 तक के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। अप्रैल 2016 में ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है लॉन्च की गई थी ग्रॉस रूट लेवल पर जॉब क्रिएशन को फोकस करने के लिए। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है इसके तहत बैंक लोन कैसे देती है? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देती है। कम से कम एक SC/ST बारोवर होना चाहिए और एक वुमेन बारोवर होना चाहिए किसी भी ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज के लिए, और पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यानी आपको एक SC/ST एक वुमेन बारोवर को लोन देना है एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो SC/ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं ये 18 वर्ष से ऊपर हों। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप होल्डर नहीं है, तो कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए SC/ST और या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। हाँ, मार्जिन मनी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस किया गया है। 25% मार्जिन मनी पहले लगती थी, यानी अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं किसी कंपनी में तो 25 आपके पास होने चाहिए, 75 आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको घटा के 15 कर दिया, यानी अब 85% तक आप लोन ले सकते हैं। और ये एलाइड और एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी शामिल की गई हैं। पहले स्टार्टअप में एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज को शामिल नहीं था, लेकिन अब ये शामिल हो गया है। जो ये मार्जिन मनी है इनके लिए भी हो गई है। देखिए NHPC लिमिटेड ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एक नया वर्टिकल सेटअप कर रहा है, यानी अपनी एक सब्सिडरी लॉन्च कर रहा है। NHPC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक PSU है। ये NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है सेटअप कर रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन जो बेस बिजनेसेस हैं उनको डेवलप किया सके। ये जो NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है ये दिल्ली हरियाणा के NCT में रजिस्टर्ड की जा रही है। इसका मेन पर्पस क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस इनको टैप करना, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का टारगेट होगा। नीति आयोग द्वारा दीपम के तहत एक सेपरेट रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट सेटअप किया गया था दिसंबर 2021 में। दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम के तहत क्या किया गया था, एक सेपरेट रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट स्थापित किया गया था ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारे संसाधन उनको कैसे टैप कर सकते हैं उन पर फोकस करे। लेकिन कुछ खास उसने काम किया नहीं। हालांकि NHPC जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्य करती है उसकी वजह से 7,071 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी बिल्ड की जा चुकी है, जिसमें 100 मेगावाट सोलर या फिर विंड एनर्जी है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, NHPC ने हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसमें लगभग 10 गीगावाट या फिर 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर पार्क सेटअप किए जाएंगे राजस्थान में। NHPC लिमिटेड का टारगेट है 40 गीगावाट जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसको 2022 तक अचीव करना, जो कि नामुमकिन हो रहा है। 40 गीगावाट कैसे, क्योंकि 100 गीगावाट आपकी रिन्यूएबल एनर्जी बननी है आउट ऑफ 175। इस 100 गीगावाट में से आपका 60 जो है नॉर्मल सोलर इंस्टॉलेशन होगा, 40 रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन होगा। तो वो 40 जो है आपका NHPC लिमिटेड द्वारा अचीव। गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अपनाया गया था। श्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है इससे जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी का सपना है प्लास्टिक पैकेजिंग का वो साकार होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग को रेगुलेट किया जा सके ढंग से। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या होता है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है सर्कुलर इकोनॉमी
को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ये प्लास्टिक पैक हुआ, ये सेल हुआ, ये फेंकी गई, ये कलेक्ट किया गया, ये वापस लिया और ये रिसाइकिल किया, ये हो गई आपकी सर्कुलर इकोनॉमी। तो प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वेस्ट हो रहा है उसको सर्कुलर इकोनॉमी में लाया जाए, इसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछते हैं यूपीएससी में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द चर्चा में रहा है, किससे है, प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, गाइडलाइंस क्या करता है जो नई जारी की गई है, ये प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट करता है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, और जो पैकेजिंग मटेरियल है खास करके रिजिड प्लास्टिक उसको रीयूज करना मैंडेटरी करता है आपका नया नोटिफिकेशन। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस, यानी रिसाइकलिंग होनी चाहिए प्लास्टिक वेस्ट की, यही तो है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लास्टिक के उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे करके इनको रिसाइकिल किया है। इससे प्लास्टिक का कंजम्पशन तो रिड्यूस होगा ही, और साथ ही साथ वो डीमोटिवेट होंगे कि यार बहुत टेंशन है कि भैया पहले प्लास्टिक में मैन्युफैक्चर करवाओ, प्रोडक्ट पैक करवाओ, बाद में उसको कलेक्ट भी करो, तो वो डीमोटिवेट होंगे, प्लास्टिक की जगह कोई और ऑप्शन अपनाने की सोचेंगे। इवन आपका इन्वायरमेंटल कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर वो उनकी वजह से जो ऑनर्स हैं वो सही से काम नहीं करते हैं और उनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये अपनाया जा रहा है। इवन हम लोग भी अगर हम लोग लिटरिंग करते हैं, इधर उधर कचरा फेंकते हैं प्लास्टिक का, तो हम पे भी फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन अब ढूंढेगा कौन, ये बात अलग है। तो रिफंड सिस्टम, बाईबैक सिस्टम, कई सारे प्रोविजंस पर फोकस किया जा रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की कोशिश की गई है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स संशोधन किया था 2021 में। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि लो यूटिलिटी की होती हैं और हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है उनको बैन करना है। इवन जो हमारा थिकनेस है प्लास्टिक का 31 दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन करना था। अब आप सोचेंगे थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा, जितनी पतली होती है पॉलीथीन आप उतना ही फेंक देते हैं आसानी से। अगर वो मोटी होती है तो आप देखते हैं कभी आपने शूज़ वगैरह खरीदे हैं, वो प्लास्टिक पॉलीथीन मोटी होती है तो उसको आप नहीं फेंकते इतनी आसानी, 10 बार 12 बार यूज़ करते ही में सब्जी भी उसमें ले आते हैं। लेकिन जो पतली होती है जिसमें चीनी लेके आते हैं आप उसको आसानी से फेंक देते हैं, और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट वही जनरेट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क प्लास्टिक को बैन करने के लिए जो आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, वो क्या करता है, वो बैन करता है मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ कैरी बैग्स अगर ये 50 माइक्रोन से कम है। तो उसके बाद 2021 में फिर से संशोधन किया गया और इस 50 माइक्रोन को 120 माइक्रोन कर दिया गया है दिसंबर 2022 में। लीगल फ्रेमवर्क जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखिए वॉलेशन और पेनल्टीज इंपोर्ट करने की अथॉरिटी सीपीसीबी को दी गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ऐसा नहीं किसी और एक्ट के तहत दी गई है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन नहीं, किसी और के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दी गई है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक देखा जाए तो अम्ब्रेला एक्ट है, नदियों को भी करता है, प्लास्टिक को भी कर रहा है, मरीन पोल्यूशन को, तो अम्ब्रेला एक्ट है। बहुत सारी बातें हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं हमेशा, ये देखिएगा। पहली बार दिल्ली खजुराहो के लिए डायरेक्ट स्कीम आई है उड़ान स्कीम के तहत, डायरेक्ट फ्लाइट आई है उड़ान स्कीम के तहत, फर्स्ट फ्लाइट है, और स्पाइस जेट सबसे ज़्यादा फ्लाइट चलाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इस समय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने दिल्ली से खजुराहो के लिए डायरेक्टली जो फ्लाइट है आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत उसको हरी झंडी दिखा दी है। उड़ान 3.0 के तहत स्पाइस जेट सबसे ज़्यादा स्कीम जो आपका फ्लाइट उड़ाने वाली संस्था है यानी एविएशन कंपनी है वो स्पाइस जेट है। उड़ान स्कीम के तहत स्पाइस जेट अभी 65 डेली फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है, 14 डेस्टिनेशन को जाती हैं। ये जो दिल्ली खजुराहो है ये स्पाइस जेट का 15th डेस्टिनेशन है स्पाइस जेट का। खजुराहो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और एक तरह से कल्चरल प्रोवेस है खजुराहो। आप थोड़ा सा अभी पढ़िएगा इसके विषय में खजुराहो, उससे पहले उड़ान के विषय निकलिए। पूरे देश का आम नागरिक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की 2016 में लॉन्च की थी। 10 वर्षों का टाइम पीरियड है। अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट को इसमें कंप्लीट किया जा रहा है। लगभग 200 एयरपोर्ट ऐसे हैं जब जिनको रिवैम्प किया जा चुका है लगभग इससे, और बाकी तो आपको पता ही है 1 घंटे की जर्नी के लिए 2500 रुपये पे करने होते हैं, हेलीकॉप्टर हो या कुछ भी हो वो बात अलग है। यहाँ पर देख लीजिए आप, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चंदेल राजवंश के कारण ये फेमस है। यहाँ पर नगर मंदिर शैली के कई सारे मंदिर हैं, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है खजुराहो। तो ये हमारा 21 का है। आपसे थोड़ी देर बाद पीआईबी जो है आपकी 22